नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और राजनीतिक पार्टियां, राजनीति किस तरह करवट ले रही हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं, देश में किस तरह का राजनीतिक माहौल है। अब जबकि कुछ राज्यों के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और कुछ राज्यों के चुनाव अगले साल होंगे और इसके बाद देश में आम चुनाव होने हैं, तो आप यूं समझ सकते हैं कि इस दीपावली के बाद से अगले 2 साल तक कमोबेश चुनावी माहौल रहने वाला है, राजनीतिक माहौल रहने वाला है, राजनीतिक पार्टियों का माहौल रहने वाला है, राजनीतिक धड़ेबंदी का माहौल रहने वाला है और नित नए नारों का मौसम रहने वाला है। ऐसे में आपसे हमारा सिर्फ यह आग्रह है कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है। इसके लिए आप अपना फीडबैक अपने कमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री और सक्रिय राजनीति में लगभग 6 दशक तक अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करा चुके चंद्राजीत सिंघवी हमारे साथ हैं। तो चलिए चंद्राजीत सिंघवी का स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और वैसे तो आपको तो इस मामले में बधाई कम, लेकिन देशवासियों को जरूर बधाई दे देते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं। आज करवा चौथ का पर्व है और हमारे देश में ये हमारी नारी शक्ति का एक बहुत ही पवित्र और महात्म्य वाला पर्व है। इसकी आप सबको बधाई और सिंघवी साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पहला मुद्दा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में उज्जैन महाकाल टेंपल का जिस तरह से महाकाल लोक का लोकार्पण किया है, उसने पूरी देश दुनिया में पब्लिसिटी भी बटोरी है और जबरदस्त चर्चा का विषय रहा है। आपसे हम जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त देश में लगभग 9 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगाकर 4 धाम प्रोजेक्ट, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रोजेक्ट, इस तरह के 9 प्रोजेक्ट तो देश देश में चल रहे हैं। इसके अलावा खाड़ी के देशों में, अमेरिका में कई जगह ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, मंदिरों का और इस हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक चिन्हों का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, उनकी भव्यता बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर देश में किस तरह का माहौल आपको दिखाई देता है और किस तरह की आगामी राजनीति आपको इस मामले में दिखाई देती है? सुभाष जी, एक बात तय है, 600 साल तक मुस्लिम शासन रहा, उसके बाद 200 साल तक भारत में अंग्रेज शासन रहा। इन 800 वर्ष के अंदर और उसके बाद 70 साल कांग्रेस का शासन रहा। इन 870 वर्षों के अंदर हिंदुत्व को भुला दिया गया था, सनातन धर्म पीछे धकेल दिया गया था। कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे कोई मंदिरों का नाम लेना पाप हो गया था, जहां मंदिर तोड़ा जाने की श्रृंखला थी, मंदिरों की अवहेलना की गई। धर्मनिरपेक्षता के फ्रॉडुलेंट शब्द के कारण संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर हिंदुत्व और हिंदू की रक्षा का काम रोक दिया गया था। कहीं भी मंदिरों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ, कहीं भी मंदिरों की स्थापना नहीं हुई, मंदिरों का रिनोवेशन नहीं हुआ। केवल जैन धर्म के मंदिरों ने, जैनों ने अपनी ताकत से उन्हें बना करके रखा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर 9 प्रोजेक्ट मोदी जी लाए हैं तो मोदी जी धन्यवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है, श्रद्धा के पात्र है। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हिंदू सूर्य का जागरण हुआ है, हिंदुत्व का जागरण हुआ है, राष्ट्र का जागरण हुआ है। हमारे धर्म का जो नवनीत था वो उभर कर बाहर आ गया है। काशी का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे महामंडलेश्वर का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो। आप देखिए ताजुब की बात, उज्जैन में जो महाकाल का निर्माण करके जो आस्था नरेंद्र मोदी ने प्रकट की है, उससे हर आदमी के दिल और मन में भगवान शंकर की मूर्त रूपेण तस्वीर जागृत हो गई है। हर व्यक्ति कहने लगा है कि मैं ही शिव हूं, मुझ में शिव है, शिव ही सब कुछ है, शिव दरवाजा है। और आपको मजेदार बात बताऊं, उज्जैन में जिस प्रकार से शिव का मंदिर है, अवंती परस्ताद जैनों का मंदिर भी है, वहां पर दूसरे मंदिर भी है, भगवान शनि का भी मंदिर है, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम ऐसे किसी को शिव के
इस महान अभिषेक पर गर्व नहीं है। सभी गर्वित हैं, लालायित हैं, खुश हैं, प्रसन्न है। ये एक नहीं 9 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको याद किया जाएगा, वर्षों तक नहीं सदियों तक याद किया जाएगा। आपने जिस तरीके से, जिस शराफत के साथ हिंदुत्व की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, मंदिरों की रक्षा की है, मंदिरों के इन नवनिर्माण के काम में नई नई आस्था के साथ में काशी का निर्माण किया, अयोध्या का निर्माण किया, मां कालेश्वर का निर्माण किया, 4 धाम की यात्रा की। मैं मोदी जी राजनीति के छोटे पैमाने पर आपके बड़े व्यक्तित्व को नहीं नाप सकता। राजनीति तो छोटा पैमाना है, बहुत छोटा है, मगर जो आप कर रहे हो वो छोटा पैमाना नहीं है, बहुत बड़ा पैमाना है। वो एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बहुत बड़ा टेलीस्कोपिक व्यू है हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का। आज हमारे को आजादी के बाद अब मोदी राज में महसूस होने लगा है कि हम आजाद हुए हैं। हमारा धर्म हमारी रक्षा है, हमारा धर्म हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म हमारी धर्मपरायणता का प्रतीक है। ये अब महसूस हुआ है, इतने दिनों तक महसूस ही नहीं हुआ। 70 साल ऐसे ही गुजर गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, देश था ही नहीं, सनातन था ही नहीं, भारतीयता थी नहीं। पहली बार आपने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता के साथ धार्मिकता का एक नया माहौल पैदा किया है। नरेंद्र मोदी जी, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, चाहे कोई भी हो, और मैं किसी से बात भी नहीं करता जब तक अर्थपूर्ण बात ना हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। ये आपने जो हिंदुत्व और नव जागरण भारतीयता का किया है, इसके लिए राष्ट्र आपको समर्पित रहेगा। चुनाव बहुत छोटी चीज है, चुनाव तो वैसे भी आप जीत रहे हो। आपके सामने 1 से 10 नंबर तो कोई है ही नहीं। आपका पुनः प्रधानमंत्री बनना तय है। कांग्रेस चाहे कितना भी कैसे भी कर ले, आपके टकने के बराबर नहीं पहुंच पाएगी। ये पूरा देश जानता है, पूरा राष्ट्र जानता है, और सब इसको स्वीकार करते हैं। अरे आज तक जो आपकी ममता आलोचक थी, वो भी प्रशंसक बन गई। तमिलनाडु में आपकी प्रशंसा होती है, हैदराबाद और तेलंगाना में आपकी प्रशंसा होती है। आज ये स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की पहले 10 की सूची के अंदर कोई आदमी नहीं, आपकी पार्टी का कोई आदमी नहीं। लोग कहते हैं जो, अरे जोगी जी है, अमित शाह जी है, मगर ये सब आप द्वारा क्रिएटेड, आप द्वारा पोषित, आप द्वारा रक्षित, आप द्वारा सिंचित लोग हैं। आप ही हो। मोदी मोदी ही है और मोदी ही मोदी रहेगा। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस टकने तक नहीं है, इसके ऊपर आएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो देश आजाद किस लिए कराना था हमको? देश आजाद इसलिए तो कराना था कि भारत की सनातन जो संस्कृति है उसका पुनर्स्थापन हो, उसका पुनरुद्धार हो, उसका एक जहां उसका केंद्र है वहां तो कम से कम वो बचे। इसीलिए तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम। और चाहे वो मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ी हो, चाहे बाद में अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से लड़ी हो, किस लिए लड़ी गई थी? लेकिन वो जो आजादी की लड़ाई थी उसको बाद में फुस कर दिया गया, और उस मूल जो हमारा पर्पस था आजादी का, उसको भुला दिया गया। यहां आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि किसी भी समाज की जो संस्कृति है वही उसका मूलाधार है, उसके रीति रिवाज हैं, उसकी जो लोक जीवन की परंपराएं हैं, उसके मंदिर हैं, उसके मठ हैं, उसके ध्यान के केंद्र हैं, वही तो उसकी संस्कृति है। और वहीं से फिर उसका भाषा का, शिक्षा का, गुरुकुलों का जो एक स्वतः बहता था हमारे, जहां विज्ञान ने बड़ी तरक्की की, वो सब तो बंद हो गए थे। अब यदि ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं मंदिरों से क्या होता है, अस्पताल खोलिए, हम कहते हैं कि मंदिर एक शुरुआत है। मंदिर में जो गुरुकुल चलते हैं वहां से पढ़ के जो लोग अस्पताल खोलेंगे, वो अस्पताल जीवन दायिनी होंगे, ना कि ये पैसे ऐंठने के सामान। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। कह रहे हैं आप सुभाष जी, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। मंदिर हमारी आस्था के प्रतीक है। यस, मंदिर हमारे इतिहास के रक्षक हैं, मंदिर हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, मंदिर हमारे इष्ट देवताओं का विश्राम गृह है। हम वहां जाते हैं तो हैं एक भगवान की मूर्त देखने के लिए, और समग्र विश्व का पूरा वातावरण धार्मिक और सनातन हमारे दृष्टिकोण में आता है। मंदिर चाहे जैन हो, मंदिर चाहे हिंदू हो, मंदिर चाहे भगवान रामदेव का मंदिर हो, चाहे शनिदेव का मंदिर हो, मंदिर में जाने के बाद हमारी आस्था एकदम प्रफुल्लित होकर करके उभरती है, और हमें लगता है कि 800 साल की गुलामी के बाद हम वास्तविक रूप में अब आजाद हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मंदिर
आप देखिए ना कि जो संस्कृति की हम बात करते आए हैं, वो चाहे महात्मा गांधी से लगाकर आजादी के जितने भी परवाने थे, ये सब बातें तो वही करते थे, लेकिन बाद में भुला दिया गया। अब बात क्या आती है, आपने कहा कि साउथ तक, वेस्ट बंगाल का भी नाम लिया आपने। हम इस बात में यहां यह भी कहना चाहते हैं कि यही एक मार्ग है, यही एक संस्कृति का ही एक मार्ग है जो आपको कंबोडिया, इंडोनेशिया से लगाकर, बलूचिस्तान से लगाकर सारा का सारा एक रूप कर देगा। ये जम्मू कश्मीर के ठेठ ऊपर तक, जहां गिलगित बाल्टिस्तान का भी ऊपर वाला हिस्सा है, वहां जहां मंदिर है हमारे, वहां से लगाकर पेशावर होते हुए पूरा का पूरा ये पशुपतिनाथ का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, हर पहाड़ की चोटी पर मंदिर, समेत शिखर का मंदिर, पालीताना का मंदिर, भगवान शिव के 12 लिंग, रामेश्वरम तक का मंदिर, पूरे देश को अगर कोई एक करता है तो हमारे मंदिर एक करते हैं, हमारी धार्मिक भावना एक करती है, हमारा सनातन विचार एक करता है। और मोदी जी, आपने इस विचार को जो बढ़ोतरी दी है, जो सम्मान दिया है, जो समर्थन दिया है, मैं कहता हूं राजनीति में आप रहो न रहो, हजारों वर्षों तक लोग नरेंद्र मोदी को याद करेंगे कि उन्होंने भारतीयता, राष्ट्रीयता और धार्मिक एकता करके भारत को एक मजबूत सशक्त विश्व की ताकत बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आते हैं कांग्रेस की बात जो आपने कही थी कि कांग्रेस के टखनों तक, जो आपने एक मुहावरा भी इस्तेमाल किया है, भारतीय जनता पार्टी की कंपैरिजन किया है। हम कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक उभरते हुए सितारे की तरह चल रहे हैं, और इतने दिनों तक कंसिस्टेंसी के साथ राहुल गांधी से कोई उम्मीद देशवासी नहीं कर पा रहा था कि वो इतने दिनों तक पैदल यात्रा निभा पाएंगे, लेकिन वो निभा रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है, जन समर्थन भी उनके साथ में है। आजकल अच्छी खासी पॉपुलरिटी उनकी यात्रा को मिल रही है। आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा का ये जो नाम चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस को कोई इजाफा मिलेगा, कोई प्रभाव में आएगी पार्टी, किसी तरह की बढ़ोतरी मिलेगी वोट? कांग्रेस को लाभ मिलेगा ही, और राहुल गांधी के व्यक्तित्व का विकास भी होगा। पहली बार इस बुरी स्थिति में मृतप्राय कांग्रेस में प्राण फूंकने का ये प्रयास, राहुल गांधी धन्यवाद का पात्र हो। ये अलग बात है कि भाजपा क्या कहती है, ये अलग बात है कि अन्य पार्टियां क्या कहती है, पर आपका प्रयास वंदनीय है। आप इतनी लंबी यात्रा, पद यात्रा कर रहे हो, यात्रा में आपकी माता से के लिए आपकी बहन का प्यार आपके साथ चलता है, आपकी पूरी कांग्रेस संस्कृति आपके साथ चलती है। आप जहां जाते हो कांग्रेस को पुनर्जीवित करते हो। मैं कांग्रेस का विरोधी तो हूं, पर इस प्रयास का मैं प्रशंसक हूं। आज कुछ भी कहो, राहुल गांधी ने कांग्रेस को जहां जहां जाता है पुनर्जीवित कर दिया है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर हाईकमान कमजोर हो गया है, इसलिए उसका प्रभाव कम होगा। कांग्रेस की दुर्गति कांग्रेस ही कर रहे हैं, राहुल गांधी अकेला सदगति नहीं कर सकता। अगर पूरा देश का पूरा कांग्रेस जन राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाता तो शायद कांग्रेस का लाभ होता। हालांकि यह सत्य है कि कांग्रेस का पुनर्जीवन होना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी थी, जो आज भी है। राहुल गांधी, तुमने प्रयास करके उस नेतृत्व का एक अंश अपने रूप में देने का प्रयास किया है, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हिम्मत तो की है, खड़े मैदान में निकले तो हो, पैदल चल रहे हो, 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो। क्या ये मजाक है? ऐसा या तो जैन साधु साहब भी कर सकते हैं या आप ही कर सकते हो। इतनी बड़ी पद यात्रा करने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। अब लोगों ने कहा कि इसका लाभ होगा। लाभ कैसे नहीं होगा? जहां जाएंगे कांग्रेस को लगेगा कि हमारा नेता आ गया। ये जो एमबीबीएस कांग्रेस है, एमबीबीएस का मतलब है माँ बेटी बेटा सही। इस कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी एक फैक्टर है। अब ठीक है, कुछ प्रांतों के नेता आजकल आला कमान की परवाह नहीं करते हैं, मगर ये उनकी मूर्खता है। आला कमान कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण है, आला कमान भाजपा का भी महत्वपूर्ण है। आला कमान ही आला कमान। इसलिए मैं कहता हूं, जो आपकी यात्रा चल रही है, इस यात्रा से संपूर्ण आप भी इस यात्रा के अंदर धार्मिक परिवेश ला रहे हो राहुल जी। दुनिया सब समझ रही है। इतने दिनों तक धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जो हिंदुत्व की अवहेलना कांग्रेस ने की, उसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। आप कोशिश कर रहे हो कि उस अवहेलना से कांग्रेस को मुक्त कर दिया जाए। अब आपका प्रयास सफल होता है या असफल होता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता, पर मैं इस प्रयास को अच्छा प्रयास मानता हूं। अगर आप भी जाते हो और महादेव के सोमनाथ मंदिर में नतमस्तक होते हो, काशी भी जाते हो नतमस्तक होते हो, अयोध्या जाते हो नतमस्तक होते हो, एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति छोड़कर
धार्मिक भावना में तो एकता लाओ। ये बड़ा काम आप कर रहे हो। मैं राहुल जी आपके इस काम की प्रशंसा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, हालांकि मोदी का जो मापदंड और पैमाना बहुत बड़ा है, आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंचोगे, मगर एक प्रयास तो है, प्रयास एक एफर्ट तो है, विपक्ष प्रयास तो किया के है। तौर पर विपक्ष और मैं उन लोगों में नहीं हूं जो वन साइडेड स्टेटमेंट देता फिरूं। ए गुड एक्ट इज ए गुड एक्ट, ए गुड एफर्ट इज ए गुड एफर्ट, ए गुड प्रयास इज ए गुड प्रयास। आई हाईली अप्रिशिएट इट। पर मुझे इस बात का दुख है कि कई प्रांतों के लोग आपके इस प्रयास के अंदर ये जो आपने बात छेड़ी है, एक मिनट, इसी में हमारा अगला सवाल भी है। ये जो आपने कहा, ये हाईकमान जो है, कांग्रेस हाईकमान जो है एमबीबीएस है, तो इस एमबीबीएस हाईकमान कांग्रेस में कई मुन्ना भाई एमबीबीएस भी घुसे हुए हैं, उनका इलाज कब करेगी हाईकमान? कर देगी, कर रही है, हो जाएगा। आप जो कहना चाहते हो सुभाष जी, मैं सब समझता हूं। आप तो बहुत दूर की सोच के बोल रहे हो, मैं इतना दूर की आप जितना नहीं सोचता हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, जैसा कि आज खड़गे ने कहा है कि मोदी के गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना संभव नहीं है। ये छुट भैया मुन्ना भैया को, जो प्रांतीय नेताओं को समझना पड़ेगा। ये मजाक नहीं है कि हाईकमान की मजाक उड़ा दे, हाईकमान के इशारों को समझना पड़ेगा। ये संख्या बल की ताकत दिखाना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। काय का संख्या बल है? अगर आज मालूम पड़ जाए कहीं भी किसी प्रांत के विधायकों को कि कांग्रेस का टिकट उनकी जिंदगी है, तो कहां जाएंगे? कहां जाएगा वो संख्या बल? कोई अर्थ नहीं है। मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो हाईकमान के प्रति निष्ठा रखते हैं। मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जो कांग्रेस की एकता के लिए हाईकमान के छत्र छाया के अंदर एक होने का प्रयास करते हैं। दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। और राहुल गांधी की यात्रा, इसके लिए तो मैं आपको कह चुका हूं, इट्स ए वेरी बिग एफर्ट, और इस एफर्ट का परिणाम भी आएगा, समय आएगा जब आएगा। ये बात अलग है कि चुनावी संख्या में इसका परिणाम नहीं आएगा, लोग बदलेंगे नहीं। लोग भाजपा के ताकतवर मंच के सामने कांग्रेस को कमजोर मानते हैं, मगर कांग्रेस के अंदर कमजोर पहलवान भी अगर मूंछों पर ताव देकर खड़ा होता है तो उसे पहलवान की संख्या तो दी ही जाएगी, उसे कायर की संख्या क्यों दी जाएगी? इसलिए दोनों बातें बताई मैंने आपको, और मेरे ख्याल से आप मेरे विचारों से काफी हद तक सहमत होंगे। ठीक बात है। आपने कांग्रेस हाईकमान की बात कही है। अब एक सवाल हमारा भाजपा हाईकमान को लेकर भी है। एक भाजपा हाईकमान के किस तरह के हालचाल चल रहे हैं, और पीछे दिनों जो राजस्थान में, आपके कर्म क्षेत्र राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह का विरोधाभास दिखाई दिया है, कुछ नेताओं की घर वापसी कराने को लेकर कुछ गतिरोध दिखाई दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कहां है? भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने स्पष्ट कहा जो भाजपा में आना चाहे वो आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जलन ईर्ष्या के कारण, व्यक्तिगत द्वेष के कारण कुछ स्थानीय लोग अपने से ताकतवर लोगों को अंदर लाना नहीं चाहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही वसुंधरा जी के प्रयास से देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया और विजय बंसल को लाने की बात चली। किसी को क्या तकलीफ थी? लोग अंदर आ जाते तो कौन सा आज का टिकट मांग रहे थे? कौन सा आज का चुनाव लड़ रहे थे? इनके आने की खबर मात्र से भाजपा का वर्तमान प्रांतीय नेतृत्व घबरा गया। उसे तो लगता है जैसे कोई इनके पेट में दर्द हो गया हो। क्या घबराहट थी आपको? क्यों नहीं आ रही है उनको? अर्जुन मेघवाल, कल का अर्जुन मेघवाल इतने पुरातन देवी सिंह भाटी की तुलना करने लगा है। हो सकता है तुमको मंत्री बना दिया गया हो, तुम एमपी बन गए हो, तुम्हारी हैसियत है क्या कि तुम सुभाष महरिया का भविष्य तय करो? तुम्हारी हैसियत है क्या कि तुम देवी सिंह भाटी का भविष्य तय करो? तुम्हारी है क्या भरतपुर के विजय बंसल का भविष्य तय करो? लेकिन अपनी ताकत के मदान और घमंड में अपने प्रतिद्वंदी न आ पाए, इसके लिए हाईकमान की अवहेलना करके ये इनको आने से रोकना भाजपा हाईकमान की मजाक है, भाजपा हाईकमान की अवहेलना है। ये उचित नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं तो बहुत सबसे वरिष्ठ आदमी हूं कांग्रेस का, भाजपा का आज इस प्रदेश में। सब लोग मेरे से जूनियर हैं, मगर मुझे भी पूछा जाए तो यही कहूंगा कि भाजपा में जो आए उनको लाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनको जगह दीजिए, उनको पद दीजिए, उनको स्थान दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको आगे लाइए, उन्हें छोड़िए मत, उनको परिवार का हिस्सा बनाइए, परिवार को तोड़िए मत। और ये जो हुआ है 2-3 दिन में देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया और विजय बंसल के साथ, इसका सारा जिम्मा मैं यहाँ के वर्तमान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया पर डालता हूं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि सतीश पूनिया जी इनका स्वागत नहीं करेंगे। अच्छा तो ये होता कि ये लोग भाजपा में आते और पूनिया जी उनको माल्यार्पण कराते, उनको अर्जुन मेघवाल माल्यार्पण कराता। अब एक कमेटी बनी है, उसमें एक अच्छा आदमी है देवनानी। देवनानी पक्षपात नहीं करता है। मैं देवनानी से भी बात की है। मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या तकलीफ है लाने में? देखो मेरे आने में तो बहुत तकलीफ है। मेरे आने में तो पूरी प्रांत की कई विधानसभा क्षेत्रों में फर्क पड़ता है, और देवी सिंह का भी अपना क्षेत्र है। अगर देवी सिंह आता तो राजपूत वोट बढ़ते ही ना, सुभाष मेहरी आता तो जाट वोट नहीं बढ़ते क्या, विजय बंसल आता तो व्यावसायिक वोट नहीं बढ़ते क्या? पर जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी मोनोपोली रखनी है, चाहे वो गजेंद्र शेखावत हो, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे वो ओम बिरला हो, इन सबको ज्वाइंटली मिलकर के तय करके जो भी आना चाहे उन्हें सम्मान पूर्वक लाना चाहिए। कोई पद के साथ आना चाहे, कोई अपनी पोजीशन के साथ आना चाहे, कोई अपने स्थायित्व के लिए आना चाहे, कोई सशर्त आना चाहे, तो आप सशर्त पर विचार करो। जो बिना शर्त बिना विचार, अब लोग कहते हैं हम वसुंधरा जी में क्या खराबी है, क्या 2 बार मुख्यमंत्री नहीं रही? अरे आप सब लोगों को टिकट तो वसुंधरा जी ने दिए थे ना, 2003 और 2008। भूल गए क्या आप? वसुंधरा जी का अपमान करना भी उचित नहीं है। वसुंधरा जी हर सम्मान की हकदार है। ठीक है, मोदी जी अमित शाह नहीं चाहते तो नहीं चाहते हैं, तो उनको उस स्थान पे मत ले जाना जो स्थान आप तय करते हो, और जो स्थान जनता तय करती है उसमें आप कैसे वसुंधरा को रोकोगे? वसुंधरा का भी अपना सम्मान है, उनके भी समर्थक है, उनके भी अपने फॉलोवर है, उनके भी प्रहलाद गुंजर जैसे मजबूत साथी है, उनके भी प्रणामी है, उनके साथ में और लोग भी है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा को टारगेट बना करके जो निकृष्ट हरकतें की जा रही है, मैं कहता हूं वसुंधरा जी आपका भी कर्तव्य है क्या स्पष्ट कह दो कि मैं नरेंद्र मोदी के हर कदम में साथ हूं। आप स्पष्ट कहो कि मैं अमित शाह के साथ हूं। आप क्यों कंफ्यूजन में रहना चाहती हो? आपकी 2 लाइन बोल दीजिए, फिर मैं देखता हूं किस माई के लाल की हिम्मत है जो भारतीय जनता पार्टी में आपके प्रादुर्भाव, विकास और उद्भव को रोक सकता हूं। राइट, तो आपने जाना सुना, ये थे चंद्रराज सिंह भी राजनीति में चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। 6 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव है, पूर्व मंत्री रहे हैं। चंद्रराज सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच्चाई को मुखर कर लाने का मौका देते हो, धन्यवाद। वेल, थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आज हमने जो देश में कुछ चल रही हैं बातें, मुख्य मुख्य जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की है, और आज हमने ये भी जाना है कि जो विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का ये जो मौजूदा स्वरूप है वो उस तरह का तो नहीं है जिससे कि मुख्य विपक्षी पार्टी कहलाए, लेकिन हाँ जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं उससे देश में एक मजबूत विपक्ष की कल्पना जरूर की जा सकती है, और ये कल्पना होनी भी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए कांग्रेस जितने प्रयास करे उतने फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं। इन प्रयासों में और विस्तारित कार्यक्रम लाने पड़ेंगे कांग्रेस को, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की स्थितियां हैं वो भी आपने जानी। आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।